Hello, everyone, and welcome again to another Max Talk. As you know, we have reached 2022, and जैसे कि हम जानते हैं सर्दियों में हमेशा देखा गया है कि हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं. Discussing the emergency of these winters, joining us today are two very special guests. We have Dr. Naveen Bhamri, Director and HOD, Interventional Cardiology here at Max Super Specialty Hospital, Shalimar, and also joining us is Dr. Manoj Kanal, Principal Consultant and Unit Head, Neurology here at Max Super Specialty Hospital, Shalimar Bagh. Hello, Dr. Naveen. हेलो. सो डॉक्टर, जैसे हमने पहले बोला कि सर्दियों में हमने देखा है हार्ट अटैक के केसेस इंक्रीज हो ही जाते हैं. सो पहला क्वेश्चन यही है कि सर्दियों में ऐसा क्यों होता है कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. एक्चुअली क्या होता है कि इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली ड्यूरिंग द विंटर सीजन हमारी बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. और कंस्ट्रिक्ट बॉडी की वेसल्स एज वेल एज हार्ट की आर्टरीज, जिसको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरीज, उनके अंदर भी कंस्ट्रिक्शन होता है. और जब ये कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है. और एक्सेसिव लोड ऐसे मरीजों के अंदर जिनके अंदर ऑलरेडी प्लैक्स जिधर जो बीमारी जो होती है हार्ट अटैक होने की, जिसकी वजह से जो है अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसको प्लाक बोलते हैं, वो सडनली रप्चर हो जाते हैं. और हाई ब्लड प्रेशर, हाई स्ट्रेस, लो ऑक्सीजन जो डिमांड हमारी बढ़ जाती है और लो ऑक्सीजन पहुंचती है हार्ट की तरफ. इसकी वजह से हार्ट अटैक होना विंटर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. सेकेंडली, विंटर्स के समय में हमारी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, सो सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हार्मोनल स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं. ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है बिकॉज स्वेटिंग नहीं होती है, और एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम की वजह से फिर एक्सेसिव ब्लड प्रेशर होता है. दैट कैन लीड टू अगेन हार्ट अटैक. थर्डली, हमारा खान पान जो है सर्दियों के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है, मीठे का कंटेंट ज़्यादा होता है. दैट कैन लीड टू एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एंड विच अल्टीमेटली लीड टू हार्ट अटैक. थैंक यू डॉक्टर. डॉक्टर, आपने हमें बताया कोलेस्ट्रॉल के बारे में एंड अनहेल्दी फूड, बट नाउ दैट द क्वेश्चन इज हियर, ऐसे कौन से लोग होते हैं जो हायर रिस्क कैटेगरी होते हैं विंटर्स के दौरान हार्ट अटैक के लिए? अगर इसको एक लाइन में आंसर करूं तो ऐसे वो लोग होते हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ होती है या फिर जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं. अब हार्ट अटैक होने के लिए जो डिफाइंड रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया जिसे कहते हैं, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकर्स जो होते हैं उनके अंदर होता है, जो अनहेल्दी फूड लेते हैं उनके अंदर होता है, स्ट्रेस जो जिनके अंदर ज़्यादा होता है, एंगर जिनके अंदर ज़्यादा होता है, ये सब लोग प्रोन होते हैं हार्ट अटैक के अंदर, बिकॉज ये सब अल्टीमेटली लीड टू प्लाक रप्चर. और इन सब कंडीशंस की वजह से विंटर के अंदर ऐसे लोग प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ वाले या हाई रिस्क फैक्टर्स वाले जो अनकंट्रोल्ड होते हैं, उनके अंदर विंटर्स में हार्ट अटैक होने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं. थैंक यू डॉक्टर. डॉक्टर, हमने अभी बात करी हाई रिस्क के बारे में एंड ये होते क्यों है, बट अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए, कि ऐसे क्या तरीके हैं कि हम अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार हम लोगों से पूछा जाता है, बट जनरली पब्लिक फॉलो करती नहीं है. और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा आंसर सुन के उसको फॉलो करें. बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल तरीके हैं. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए. अगर आप बैलेंस डाइट यूज़ करते हैं तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट जो है, जो जिसे कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट, वो कम जाता है और आप लेस प्रोन होते हैं. सेकेंडली, आपको बैलेंस डाइट के अंदर अब जो हम प्रेफरेबली हम मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में बोलते हैं, जिसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कंजम्पशन ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू चपाती एंड दाल वगैरह. ये सब आप दिन में 3 से 4 बार फ्रूट का इंटेक और रॉ वेजिटेबल्स का इंटेक होना चाहिए. लॉट ऑफ नट्स होने चाहिए इसके अंदर. अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो लीन मीट यूज़ करें, फ़िश का यूज़ कर सकते हैं. ये तो हो गया डाइट के बारे में. सेकंड इम्पॉर्टेंट जो है, आप स्टे एक्टिव. स्टे एक्टिव का मतलब ये है कि आप अगर अपनी जिस जगह पे काम करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टेयर्स का यूज़ करें, वॉक करें. अगर आप बैठने का काम ज़्यादा है तो आप हर 30 मिनट्स में वॉक करें, एटलीस्ट 5 मिनट्स, बिकॉज लॉन्ग सिटिंग इज़ अगेन रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट डिजीज़. सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो स्टे एक्टिव. और रिकमेंडेशन है कि 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट
5 days इन अ वीक आपको करनी चाहिए, जिसके अंदर ब्रिस्क वॉक और अ लिटिल बिट ऑफ जॉगिंग इज अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इफ यू आर ए स्मोकर, क्विट स्मोकिंग इमीडिएटली। Smokers are always prone to heart attack, whether it is a winter season or a summer season. They are always at risk of heart attack. चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया, स्मोकिंग के बारे में बता दिया और एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में। अब आते हैं रिस्क फैक्टर। आपको डायबिटीज़ को अपने बहुत कंट्रोल में रखना है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ अगेन जो है प्लाक फॉर्मेशन करती है और रप्चर होने की वजह से हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है। इट इज़ नॉट दी हार्ट अटैक, स्ट्रोक का इंसिडेंस भी बढ़ता है और अदर किडनी डिजीज़ होने का रिस्क भी बढ़ता है। अपने नंबर को, जिसे हम कहते हैं कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। सो नंबर का कंट्रोल करना इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू मेंटेन योर हार्ट हेल्दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, अब हार्ट अटैक के बारे में अगर बात करते हैं तो सबने हमेशा बोला अगर आपकी चेस्ट में पेन, छाती में दर्द हो रहा है तो आपको हार्ट अटैक हो रहा है। तो क्या हर छाती का पेन हार्ट अटैक ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर छाती का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है। आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं नॉन कार्डिक चेस्ट पेन, NCCP। पहले हमें जब भी कोई छाती के दर्द के साथ मरीज आता है, हमें हमेशा रूल आउट कर लेना चाहिए कि ये कार्डिक पेन तो नहीं है, बिकॉज वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो उसके लिए कुछ सर्टेन टेस्ट होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री। पेशेंट किस तरह की हिस्ट्री दे रहा है, किस तरह का पेन है, क्या उसका ECG नॉर्मल है कि नहीं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, एंजाइम टेस्ट होते हैं, वो करके देखते हैं, या फिर स्ट्रेस टेस्ट करके देखते हैं जिसके अंदर एक्सरसाइज कैपेसिटी वगैरह पता लगती है। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल है तो हम सेकंड जो है हम नॉन कार्डिक चेस्ट पेन की डायग्नोसिस बनाते हैं। अब उसके अंदर 70% लोग आते हैं, 30% लोग जो हैं वो कार्डिक होते हैं, बट 70% ऑफ द टाइम जो चेस्ट पेन होता है वो नॉन कार्डिक चेस्ट पेन भी हो सकता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिक कॉजेज, जैसे GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, GERD, जिसमें कहते हैं खाना ऊपर आता है पेट से, उसकी वजह से इरिटेशन होता है आपके फूड पाइप में और वो बर्निंग सेंसेशन और चेस्ट पेन सेंसेशन देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट की रीज़न होता है कोई भी स्टमक प्रॉब्लम की वजह से भी आपको जो है चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण होता है मस्कुलर पेन्स, या जैसे बोलते हैं कि स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से आपके मसल्स के अंदर पेन होने लगता है, और वो जिसे हम साइकोलॉजिकल या साइकोजेनिक कॉजेज बोलते हैं चेस्ट पेन के। तो ये इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर छाती का दर्द हार्ट अटैक ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, अब ये तो हमने जान लिया कि हर छाती का पेन हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है? उस टाइम पे आप क्या हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करेंगे? कभी भी छाती के दर्द को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे भारत देश के अंदर हर छाती के दर्द को गैस का दर्द मान के लोग घर में बैठ जाते हैं, वो गलत तरीका है। सबसे पहले अपने नियरेस्ट कॉन्टैक्ट, जो आपका इमीडिएटली जो है कॉन्टैक्ट में डॉक्टर है, उससे संपर्क करें, या नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएं, अपने आप को चेक करवाएं। अगर आपका डॉक्टर सब चेक कर लेता है कि ECG कर लेता है, एंजाइम टेस्ट कर लेता है, स्ट्रेस टेस्ट कर लेता है, और उसके बाद वो बोलता है कि ये कार्डिक पेन है, तो कार्डिक पेन को फिर बेस्ट तरीका होता है आप सबसे पहले डिस्प्रिन की गोली या एस्प्रिन की गोली जैसे बोलते हैं, उसको च्यू कर लें इमीडिएटली। और आपको हर किसी को अपने घर में डिस्प्रिन की टैबलेट ज़रूर रखनी चाहिए इमीडिएटली। जब भी आपको ऐसा लगता है, अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ है और आपके अंदर रिस्क फैक्टर हैं और चेस्ट पेन हो रहा है, तो इमीडिएटली च्यू कर लें उसको। और सॉर्बिट्रेट तभी लेनी है जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो और आप पहले से प्री एग्जिस्टिंग कार्डिक डिजीज़ हो, तब आप सॉर्बिट्रेट जैसे बोलते हैं एक गोली जीभ के नीचे रखने के लिए दी जाती है, जिससे छाती का दर्द कम हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी डायग्नोसिस बनवाएं, डिस्प्रिन को च्यू करें, सॉर्बिट्रेट तभी लें अगर आपका प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ है, और अगर आपका डॉक्टर कहता है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, तो आप उससे अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर ना नुकुर ना करते हुए डॉक्टर की सलाह माने और अपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराएं। अगर हार्ट अटैक है तो थ्रोम्बोलिसिस हो सकती है, जैसे दवाई से आपके आर्टरी खोल सकते हैं। और अगर आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं तो जिसे बोलते हैं हम एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जिसे आर्टरी को इमीडिएटली हम बलून करके खोल देते हैं और स्टेंट डाल देते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट योर हार्ट फ्रॉम द डिसफंक्शन। अगर इमीडिएटली विद इन गोल्डन आवर पीरियड के अंदर आपका ट्रीटमेंट हो जाता है तो आपका हार्ट की मसल डैमेज होने से बच जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, कोई फाइनल सलाह हमारे व्यूअर्स को अगर आप देना चाहें, कोई लास्ट एडवाइस? मेरी एडवाइस यही है कि हमेशा एक्टिव रहें, स्मोकिंग से दूर रहें, लॉन्ग सिटिंग ना करें, बैलेंस डाइट लें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक करवाते रहें। अगर हाई ब्लड प्रेशर है
तो नमक का सेवन कम करें, मसालों का सेवन कम करें, स्ट्रेस से दूर रहें, योगा या मेडिटेशन का सहारा लें और एंगर से दूर रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड मैं अपने व्यूअर्स को एक बार बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास डॉक्टर के लिए कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन पे उन क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। वी विल डिस्कस योर क्वेश्चंस विद द डॉक्टर एंड रिप्लाई बैक टू यू। इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद द डॉक्टर यू कैन कॉल ऑन द नंबर दैट इज़ ऑन द स्क्रीन, या फिर डिस्क्रिप्शन पे जो बिटली लिंक है उस पर क्लिक करके भी आप डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। धन्यवाद। दिल की बात तो हमने कर ली, चलिए अब दिमाग की सुनते हैं। हेलो डॉक्टर मनोज, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ अभी तक बने रहे। हेलो जी। तो डॉक्टर, हमने दिल की बात अभी कर ली, बट व्हेन सर्दियों की अगर बात आती है तो हमने देखा है कि स्ट्रोक जो है बहुत ही लोग, हमने उसके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं एंड उसके केसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि सर्दियों में स्ट्रोक के रिस्क इतना क्यों बढ़ जाता है? ये बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछी। स्ट्रोक या ब्रेन अटैक या लकवा या फालिस जिसको कहते हैं, पैरालिसिस, ये एक आम बीमारी है। जैसे हार्ट अटैक एक बीमारी है, वैसे ही स्ट्रोक या ब्रेन अटैक भी एक बीमारी है। ये जो धारणा है सोसाइटी में कि स्ट्रोक हुआ, हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक हुआ, पेशेंट को हमें घर में ही रखना है या बस कोई दवाई नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये धारणा सबसे गलत है। और विंटर मंथ्स में ये पाया गया है कि स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ता है। ये जो क्यों बढ़ता है, इसका जो रीज़न है, ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रोक या ब्रेन अटैक होता क्यों है। जैसे हम जानते हैं कि हार्ट अटैक होती है, क्यों? क्योंकि हार्ट की जो रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं या आर्टरी कहते हैं, उनके ब्लॉकेज से होता है। सिमिलरली ब्रेन के अंदर भी हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, उनकी अगर ब्लॉकेज हो जाए, यानी कि अगर कोई आर्टरी के अंदर जिसको कहते हैं प्लग बन जाना या क्लॉट फंस जाना या आर्टरी बंद हो जाना जिसको हम कहते हैं, किसी भी लेवल पे, जैसे मान के चलिए बड़ी नसें होती है, 4 बड़ी मोटी नस होती है जो हमारे दिमाग को सप्लाई करती है, वो 4 नसों ऊपर जाके और डिवाइड हो जाती है। पहले हम कहते हैं इसको लार्ज वेसल्स यानी कि बड़ी मोटी नस, फिर ऊपर जाके बनती है मीडियम वेसल्स यानी कि मध्यम वाली जो आपकी रक्त कोशिकाएं, फिर बनती है छोटी वेसल्स। तो ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हार्ट की तरह आसान स्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब ब्रेन अटैक होता है या स्ट्रोक होता है या फालिस होती है तो पेशेंट को हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर मोटी रक्त कोशिकाएं ब्लॉक होती हैं जिनको हम कहते हैं लार्ज वेसल, तो बड़ा स्ट्रोक बनता है, यानी कि बहुत बड़ा क्लॉट ब्रेन के अंदर बनता है, जानलेवा हो सकती है, पेशेंट की जान जा सकती है। दूसरा, अगर मीडियम वेसल ब्लॉक होता है तो मध्यम वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज आती है, वो भी जानलेवा हो सकती है अगर टाइम में ट्रीटमेंट ना मिले। छोटी जो रक्त कोशिकाएं वो हमारी ब्रेन के अंदर जो सप्लाई करती है वो भी ब्लॉकेज हो सकती है, वो जानलेवा नहीं है। और यही जो छोटी वाली है, इसी में हमें पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना है ताकि वो जानलेवा ना बने और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे आज पॉसिबल है। एक बात और है फ्रेंड्स, जो आपका हम कहते हैं विंटर में ज़्यादा है, समर में कम है, ये धारणा भी थोड़ा सा गलत है, क्योंकि स्ट्रोक जो है वो किसी भी समय हो सकता है, किसी भी सीजन में हो सकता है। विंटर मंथ्स में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विंटर मंथ्स में जो है स्ट्रोक क्यों बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी जो सबसे पहला चीज़, हमारा जो ब्लड वेसल है वो ठंड के टाइम में सिकुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होना। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है सिकुड़ जाना। जब ब्लड वेसल सिकुड़ता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लड सप्लाई आपकी ब्रेन की कम हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, जो क्लॉट होती है ब्रेन के अंदर वो रप्चर होके उससे पेशेंट को स्ट्रोक बन सकता है, लकवा बन सकता है। दूसरा, जब भी ठंड ज़्यादा होती है क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो रहन सहन है, खान पान, घी मक्खन सारा निकल आता है, वो सब खाना शुरू कर देते हैं हम। तो ये जो घी मक्खन हमने जो खाया, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमने लिया, ये कहाँ जाएगा? ये पेट से हमारे अंतड़ियों में, वहाँ से जाती है, हमारी जो रक्त कोशिकाएँ वहीं जाएंगी, वहाँ जाके वो डिपॉजिट हो जाएंगी। जब वो डिपॉजिट होगा क्या होगा, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएंगी, पेशेंट को हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक होगा, जो भी दूसरी बीमारियां हैं जो रक्त कोशिकाएं ब्लॉकेज से हो सकती हैं, सारी बीमारियां का जड़ ये जो घी मक्खन हम जो खाते हैं विंटर मंथ्स में, वही रीजन है। दूसरा कारण है कि हम सुस्त हो जाते हैं, एक्सरसाइज बंद हो जाती है,
धूप कम होता है, घर के अंदर रहते हैं, जिसको कहते हैं काउच पोटैटो, ले लिया चिप्स ले लिए, बैठ गए, टीवी देखते रहे, तो इससे से मोटापा भी बढ़ गया और इससे हमारा स्ट्रोक भी बढ़ गया। तो ये कुछ कारण के कारण विंटर मंथ्स में हमारा जो खून का जो थक्का होता है, खून के अंदर जो ब्लड होती है उसका गाढ़ापन भी बढ़ जाता है, इसलिए स्ट्रोक बढ़ती है। दूसरा कारण दोस्तों क्या है कि बीपी हाई हो जाता है विंटर मंथ्स में, उसके कारण नस भी फट सकती है, जिससे दूसरा टाइप का स्ट्रोक होता है जिसको हम कहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक, यानी कि ब्रेन के अंदर नली फटने के कारण ब्लड जमा हो जाना, जिसको हम कहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो दोनों स्ट्रोक बढ़ने का रिस्क हाई रहता है विंटर मंथ्स में। लेकिन दोस्तों समर में भी, बाकी सीजन में भी हमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, हमने ये तो बात कर ली कि रिस्क क्या है, उनकी सावधानी कैसे बरते, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें स्ट्रोक हो रहा है, या किसी को कैसे पता चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति को स्ट्रोक हो रहा है? दोस्तों और एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, और किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, कोई स्मोकिंग करता है, जिसकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है और अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा इंटेक करता है, या कोई कार्डियक एलिमेंट है जिसको हार्ट में छल्ले पड़े हुए हैं, जिसका हार्ट में कोई छेद है, या हार्ट बीट बहुत इरेगुलर रहती है, या कोई ओरल कंट्रासेप्टिव, जैसे यंग फीमेल्स है ओरल कंट्रासेप्टिव ले रहे हैं, या कोई नशीले पदार्थ कोई लेता है, तो ये जो लोग होते हैं इनको हाई रिस्क होता है स्ट्रोक का। तो ऐसे अगर कोई आपके घर में कोई पेशेंट है जिनको ये सब बीमारियां हैं, तो हमें छोटी छोटी सिम्टम्स भी याद रखनी है। मैं एक सिंपल टर्मिनोलॉजी आपको बताता हूँ जिसको हम कहते हैं बी फास्ट। बी का मतलब है बैलेंस, यानी कि अगर आपके चलने में, चाल में कोई अंतर आ रहा हो। ई का मतलब है आई की अगर कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि आंख से धुंधला दिख रहा है, या एक साइड कम दिख रहा है, या ऊपर नीचे में कोई फर्क आ रहा है, या दो दिखने लगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने कोई चीज़ हिल रही है, ये 2 सिम्टम्स। तीसरा हो गया चेहरे पे अगर कमजोरी आ रही है, या चेहरे पे सुनपन आ रहा है, या चेहरा झुकने लगे, जब आप बात करने लगे हो तो दिख रहा है कि चेहरा एक साइड मुड़ रहा है, अगर आपके बाजू में कमजोरी आ रहा है, पैर में कमजोरी है, चलने में थकान लग रही है, चल फिर नहीं पा रहे, अचानक से अगर ये सिम्टम्स होते हैं। प्लस एस फॉर स्पीच कहते हैं, स्पीच का मतलब है आवाज़ में बोल नहीं पाना, थरथरापन होना, या अगर कोई आपके साथ बात कर रहा है अचानक से आप बोलना ही बंद कर दें। ये अगर 5-6 प्रमुख सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो दोस्तों आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है, डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये सारे लक्षण स्ट्रोक के हो सकते हैं। जैसे हम जाने स्ट्रोक का मतलब क्या है, अचानक से होना। तो ये सारे सिम्टम्स अगर अचानक से आपको हो रहे हैं तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। इसके सिवाय दोस्तों अगर आपको अचानक से याददाश्त कमज़ोर हो रहा है, अचानक से हाथ या पैर कांपने लगे, जिसको हम दौरा कहते हैं या फिट्स कहते हैं, या आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरा अंदर से कुछ फीलिंग हो रही है कि कुछ घबराहट जैसी हो रही है, ये सारे सिम्टम्स भी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। अचानक चक्कर आना, अचानक से किसी से बातचीत करते करते गुम से हो जाना, ये भी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा लक्षण जिसको आपको लग रहा है अचानक से हुआ है, जिसको दिमाग से हम रिलेट कर सकते हैं, तो वो स्ट्रोक का लक्षण है, उसको आप नेग्लेक्ट ना करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, अभी आपने बोला कि इस लोग को निगलेक्ट ना करें, तो इस टाइम पे करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? कौन से इमरजेंसी स्टेप्स इंसान को लेने चाहिए अगर वो देखता है कि स्ट्रोक किसी को हो रहा है, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है जल्दबाजी में कभी कभार कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो नहीं अवॉइड करने चाहिए होते हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि पहला चीज़ कि स्ट्रोक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये जो सिम्टम्स मैंने गिनाए, कॉमन सिम्टम्स अगर किसी को एक भी हो रहा है, तो सबसे पहला चीज़ आप ये करिए, नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है उसके पास पहुँचिए। नियरेस्ट, चाहे MBBS डॉक्टर हो या MD फिजिशियन हो, जो नियरेस्ट डॉक्टर है उसके पास पहुँचिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट है कि उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। कोई भी फास्ट एड इमीडिएटली, कोई भी अगर आपको फास्ट एड देना है, घर में अगर कोई डिस्पिरिन की गोली पड़ी है तो उसको दे दीजिए ताकि वो चबा ले। इनिशियल पार्ट में इकोस्प्रिन देते हैं हम लोग, एस्पिरिन या डिस्पिरिन देते हैं, वही इलाज है। दूसरा, क्या नहीं करना, ये तो मैंने बताया क्या करना है, क्या नहीं करना वो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, स्ट्रोक को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है। हमारे सोसाइटी में धारणा है हो गया लकवा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वो वेटिंग टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टाइम है वही ब्रेन है। टाइम इज़ ब्रेन एक कंसेप्ट आया है, इसीलिए आया है, जैसे मैंने बताई दोस्तों कि ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है।
इसमें हम नहीं किसी को बता सकते कि ये स्ट्रोक हुआ तो कितना टाइम लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना जल्दी वो डैमेज हो सकता है ब्रेन का, वो जानना जरूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें समय बचाना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है। कोई भी अपनी तरफ से कोई भी चीज़, जैसे किसी को धतूरा दे देते हैं, किसी को जो भी है ना कुछ घर में पड़ा है कुछ चीज़ वो खिला देते हैं, कुछ नशीले पदार्थ देते हैं। हमने कितने पेशेंट देखे जिनको नशीले पदार्थ खिला के जो होते धतूरा या जो भी पड़ा हुआ है घर में, कोकेन कहते हैं या मैरिजुआना जो भी है वो दे देते हैं। तो ये नशीले पदार्थ ये चीज़ बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। ये कॉमनली हरियाणा और पंजाब बेल्ट में किया जाता है, ये चीज़ नहीं करनी है। आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल या नियरेस्ट प्लेस पहुंचना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि समय सबसे क्रूशियल है, समय ही पेशेंट को बचा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, स्ट्रोक की हमने बात कर ली कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या स्ट्रोक के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं? यस दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का स्ट्रोक हुआ है। जो मैंने आपको गिनाई कि लार्ज वेसल स्ट्रोक यानी बड़ी धमनियाँ ब्लॉक होने से हो सकती है, मीडियम वेसल स्ट्रोक यानी कि मीडियम जो वेसल्स है उसकी ब्लॉकेज से हो सकती है, छोटी वाली जो धमनियाँ हैं स्मॉल वेसल स्ट्रोक, या कोई नस फटी है जो हेमोरेजिक स्ट्रोक, या कोई टीआई कहते हैं। अगर कोई 24 घंटे के अंदर रिवर्स हो जाए यानी कोई डैमेज ही ना हो, उसको हम टीआई कहते हैं। तो ये अलग अलग किस्म के स्ट्रोक है, वो एक्सपर्ट ही बता सकता है किस टाइप का स्ट्रोक है। तो अगर आपका बड़े वाला स्ट्रोक है, अगर सही टाइम में इलाज हो तो वो भी हम जान बचा सकते हैं। मीडियम और स्मॉल वेसल्स वाली जो स्ट्रोक होती है उसमें भी अगर इनिशियल पार्ट में ट्रीटमेंट मिले तो पेशेंट को क्योर हो सकता है। क्योर का मतलब है जड़ से डिजीज़ को ख़त्म करना। वो पॉसिबल है स्ट्रोक में आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे मान के चलिए इनिशियल पार्ट में 4.5 घंटे के अंदर हम इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं ताकि क्लॉट ही डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद भी 6 से 8 घंटे करीबन 12 घंटे तक भी हम मशीन के थ्रू जो क्लॉट पड़ी है ब्रेन के अंदर उसको निकाल के पेशेंट को निजात दे सकते हैं। और उसके बाद भी अगर पेशेंट को दिक्कत है, अगर लेट पहुंचा हमारे पास, तो भी कुछ दवाइयां हैं जिससे वो चीज़ को डैमेज को हम रोकथाम कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर बीमारी की रोकथाम की जाए तो आगे वो बीमारी प्रोग्रेस नहीं करेगी, विकलांगता नहीं होगी। सबसे बड़ी विडंबना ये कि पेशेंट को बाद में अगर 24 घंटे के बाद लाई जाती है, ऑलरेडी जब ब्रेन डैमेज हो चुका होता है, तो बेनिफिट हम प्रॉपर नहीं दे पाते। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, हमने स्टार्टिंग में जैसे बात करी थी कि सर्दियों में हमने देखा है बहुत सारे स्ट्रोक आते हैं, लेकिन एक और चीज़ देखी गई है कि बोला जाता है स्ट्रोक्स ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में इसके होने के चांसेस बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे हमने बात की विंटर्स की, समर की, कोई भी समय पे स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रमुख रिस्क फैक्टर्स की, वो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसे ब्लड प्रेशर, मधुमेह या बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये 3 जो चीज़ें हैं ये कब ज़्यादा होती हैं? अर्ली मॉर्निंग में। किसी का ब्लड प्रेशर आप पूछो सबसे ज़्यादा कब होता है? अर्ली मॉर्निंग में होता है। किसी का शुगर देखो, हम सबसे पहले क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब कि खाली पेट वाला शुगर जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि खाली पेट वाला शुगर हाई होता है। किसी का हम कोलेस्ट्रॉल देखें तो फास्टिंग क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें पता है फास्टिंग में ही सबसे ज़्यादा यानी कि अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने का रिस्क होता है। तो 3 रिस्क फैक्टर्स जो प्रमुख हैं, ये अर्ली मॉर्निंग होने के कारण जो स्ट्रोक है, जो आप कहते हैं जिसको ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज के कारण जो स्ट्रोक है, या नस फटने के कारण जो स्ट्रोक है, या हार्ट अटैक है, ये तीनों चीज़ें अर्ली मॉर्निंग में होने के रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन है वो अर्ली मॉर्निंग में वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड वेसल सिकुड़ने के कारण बहुत सारा जो जमा होता है, जो क्लॉट मटेरियल्स है, वो ब्रेन में जाने की रिस्क हाई होता है। इसीलिए सारे स्ट्रोक्स जो होते हैं अर्ली मॉर्निंग होती है। और कभी कभार हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं जो कहते हैं हम टहलने निकल गए थे, बाबूजी अचानक गिर गए, बाद में मालूम चला वो खून पतले दवाई पे थे, उनका बीपी सडनली राइज हो गया और ठंडे में निकल गए थे विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशंस, बिना लिए, उन्होंने कोई स्वेटर वेटर प्रॉपर नहीं पहना था, तो उनको ब्रेन के अंदर नली फटने के कारण स्ट्रोक हो गया। तो ये कारण भी होता है। तो ठंड से बचे। अगर आपके पास सारी रिस्क फैक्टर्स हैं तो प्रॉपर क्लोथिंग पहने, प्रॉपर प्रिकॉशन लें, खाना गर्म चीज़ खाएं जिससे शरीर में एनर्जी रहे। कोल्ड इंड्यूस जो इंजरी है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, आप जाने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए आपका कोई मैसेज? सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी स्ट्रोक, लकवा, फालिस जो भी नाम है,
इनको इस चीज़ को कभी नेगलेक्ट ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हार्ट अटैक के लिए जितनी अलर्टनेस है लोगों में, क्योंकि हार्ट अटैक होने से डेथ हो सकता है, ये डर, ये जो भय है, ये स्ट्रोक के साथ भी रहनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से आपको ये सलाह दे सकता हूँ कि हम बहुत सारे पेशेंट देखते हैं जो बाद में हमारे पास 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद कि डॉक्टर साहब अब हमारा बीमार ये ठीक नहीं हो रहा है, कि हम और ले गए थे, इलाज नहीं हो पाई, ऐसे करके हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारे पास एक बार अगर पेशेंट की ब्रेन डैमेज हो चुकी है तो दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। तो दोस्तों, इसको कभी भी हल्के में ना लें। अगर आपको मधुमेह है तो उसका प्रॉपर इलाज करें, अगर बीपी है तो उसका प्रॉपर इलाज करें, अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपर इलाज करें, स्मोकिंग ना करें। अल्कोहल अगर आप लेते हो तो कभी कभार, जिसको हम कहते हैं मॉडरेट अल्कोहल इंटेक, वो करें। अगर नशीले पदार्थ कोई आप लेते हो तो उसको छोड़ दें। बिल्कुल एक रहन सहन, अच्छी लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं सात्विक भोजन। सात्विक भोजन का मतलब है फल आहार, साथ में आपकी सब्जियां, आपकी प्रॉपर एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन। आजकल बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं जो हमें एक सात्विक जीवन जो व्यतीत करें, ताकि जो हमारी तामसिक जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ के, अल्कोहल, मांसाहारी प्रवृत्ति, वो सब छोड़ के अगर हम ये करें, स्ट्रेस कम रखें, तो दोस्तों हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कोई स्ट्रोक ना हो। और अगर स्ट्रोक होता है तो इमीडिएटली जो मैंने सिम्टम्स बताए, बी फास्ट, वो जहन में रखें और नियरेस्ट डॉक्टर के पास पहुंच के उसका प्रॉपर इलाज करें। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर के साथ को अपने खुद के अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे है उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए, एंड डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिटली लिंक पे भी क्लिक करके आप डॉक्टर के साथ 1-on-1 अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। विंटर्स आ चुकी है, बट कोविड का टाइम अभी भी चल रहा है, तो सबको यही हमारी तरफ से सलाह है कि एज सून एज आप घर पे रहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करिए। रिमेंबर दैट मैक्स हॉस्पिटल्स आर सेफ एंड ग्रीन फॉर यू, एंड वी आर हियर फॉर यू ऑलवेज एवरीवेयर, एंड वी आर रेडी फॉर इमरजेंसीज। Thank you so much once again for joining us, doctor, and we'll see you in the next one. थैंक यू।